ज्योग्राफी का एक ऐसा टॉपिक जो यूपीएससी और बाकी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। आज हम उसकी गहराई में जाएंगे। देखिए, नेचर के कई रूप हैं, राइट? लेकिन विंड यानी हवा अर्थ की सबसे रिलेंटलेस और पावरफुल स्कल्प्टर है। जब बात डेजर्ट्स की आती है तो ये विंड बिल्कुल एक मूर्तिकार की तरह हार्ड रॉक्स को कट करके अमेजिंग लैंडफॉर्म्स बनाती है और रातों रात सैंड के विशाल पहाड़ खड़े कर देती है। इस एक्सप्लेनर के माध्यम से हम डेजर्ट लैंडफॉर्म्स के इस फैसिनेटिंग और साइंस से भरे सफर को बिल्कुल क्लियर करेंगे। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मेंटल मैप बनाते हैं। सबसे पहले डेजर्ट्स का एक ब्रीफ इंट्रो देखेंगे, उसके बाद इरोजनल लैंडफॉर्म्स को कवर करेंगे जहां विंड रॉक्स को फिजिकली कट करती है। उसके बाद पेडिमेंट्स और आइसोलेटेड रॉक्स पे फोकस करेंगे। फिर हम आएंगे सैंड ड्यून्स पर और उनके टाइप्स की एक मास्टर टेबल डिकोड करेंगे जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंड में लो सॉइल और हाईली डिस्ट्रक्टिव डस्ट स्टॉर्म्स को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले सेक्शन से, डेजर्ट लैंडफॉर्म्स एन इंट्रोडक्शन, यानी मरुस्थलीय स्थलाकृतियों का परिचय। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, इरोजनल लैंडफॉर्म्स या अपरदनात्मक स्थलाकृतियां। विंड एक ऐसी मूर्तिकार है जिसके पास कोई लाठी या हथौड़ा तो नहीं है। सैंड पार्टिकल्स के रूप में एक छिजल या छेनी जरूर है। जब हवा इन पार्टिकल्स को कैरी करके तेजी से चलती है तो रॉक्स कट होती हैं। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि यूपीएससी एग्जाम्स में यार्डैंग और ज़्यूगन के बीच का स्ट्रक्चरल डिफरेंस बार बार पूछा जाता है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज उनका अलाइनमेंट। लेफ्ट साइड पर देखिए, ये यार्डैंग है। ये तब बनता है जब हार्ड और सॉफ्ट रॉक्स की बैंड्स विंड डायरेक्शन के पैरेलल होती हैं। हवा सॉफ्ट रॉक को उड़ा ले जाती है और हार्ड रॉक्स एक बोट हल यानी जहाज के पतवार जैसे शेप में खड़ी रह जाती हैं। वहीं राइट साइड पर ज़्यूगन है। इसमें रॉक लेयर्स हॉरिजॉन्टल होती हैं। जमीन के करीब सैंड का फ्रिक्शन ज्यादा होता है, इसलिए नीचे की सॉफ्ट लेयर जल्दी घिस जाती है और ऊपर की हार्ड लेयर एक टोपी की तरह बची रहती है, जिससे एक बहुत ही शानदार मशरूम जैसा आकार बनता है। दोनों के फॉर्मेशन का ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। हवा सिर्फ बड़ी रॉक्स को ही नहीं तराशती, बल्कि जमीन पर पड़े छोटे पत्थरों के साथ भी यही प्रोसेस होती है। यहाँ वेंटिफैक्ट और ड्रेकांटर का कॉन्सेप्ट आता है। जब विंड का फ्रिक्शन किसी पत्थर को एक ही डायरेक्शन से लगातार घिसकर पॉलिश्ड और चमकदार बना देता है तो उसे वेंटिफैक्ट कहते हैं। लेकिन सोचिए, अगर हवा की डायरेक्शन बदल जाए या वो पत्थर उलट पलट जाए, तब वो 3 अलग अलग डायरेक्शन से घिसकर तेज धार वाला बन जाता है और उसे ड्रेकांटा कहते हैं। एक्चुअली जर्मन लैंग्वेज में ड्रेकांटा का मतलब ही 3 एजेस होता है। सहारा और गोबी डेजर्ट्स ऐसे यूनिकली पॉलिश्ड पत्थरों से लिटरली भरे पड़े हैं। इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जियो स्ट्रक्चर बनता है जिसे डेफ्लेशन हॉलो या अपवाहन गर्त कहते हैं। होता यह है कि जब हवा रिलेंटलेसली एक ही जगह से लूज सैंड और मिट्टी को उड़ा ले जाती है तो ग्राउंड लेवल धीरे धीरे नीचे चला जाता है और एक सर्कुलर डिप्रेशन बन जाता है। सबसे अमेजिंग बात यह है कि अगर ये गड्ढा ग्राउंड वाटर लेवल तक पहुंच जाए और उसमें पानी भर जाए तो ये बन जाता है एक ओएसिस यानी मरुद्यान। इसे पर्सपेक्टिव में रखने के लिए इजिप्ट का किटारा डिप्रेशन देखिए। ये लगभग 134 मीटर्स गहरा है और 19,500 स्क्वायर किलोमीटर से भी बड़े एरिया में फैला हुआ है। दैट्स मैसिव। अब शिफ्ट करते हैं सेक्शन 3 पर, पेडिमेंट्स और आइसोलेटेड रॉक्स, माउंटेन बेसेस और अकेले खड़ी चट्टानों की कहानी। यहाँ पेडिमेंट का कॉन्सेप्ट आगे के लैंडफॉर्म समझने के लिए फाउंडेशनल है। पेडिमेंट बेसिकली किसी माउंटेन के बेस पर एक जेंटली स्लोपिंग रॉक प्लेटफॉर्म होता है। इसका ढलान या स्लोप जनरली सिर्फ 2 से 60 डिग्रीज के बीच होता है। ये बनता कैसे है? एक प्रोसेस होती है पैरेलल रिट्रीट, जहां पहाड़ की ढलान पीछे की तरफ हटती है इरोजन की वजह से। इसमें विंड और शीट फ्लड्स दोनों का रोल होता है। यूएसए का सोनोर एंड डेजर्ट और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वेस्टर्न राजस्थान के एरियाज इन पेडिमेंट्स के एब्सोल्युटली टेक्स्टबुक एग्जांपल्स हैं। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस नेक्स्ट टर्म इज इट्स लिटरल मीनिंग। इंसिलबर्ग एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है आइलैंड माउंटेन यानी द्वीप पर्वत। ये एक परफेक्ट मेमोरी हुक है। जैसे ओशन के बिल्कुल बीच में एक अकेला आइलैंड खड़ा होता है, ठीक वैसे ही एक फ्लैट बैरन डेजर्ट के बीच में ये माउंटेन अकेला खड़ा होता है। तो ये इंसिलबर्ग्स, जिसे हम बॉर्नहार्ट भी कहते हैं, आखिर हैं क्या? ये डेजर्ट में अचानक से खड़े होने वाले हार्ड ग्रेनाइट रेमनेंट्स होते हैं। हजारों लाखों साल के लॉन्ग टर्म इरोजन के कारण आसपास की सारी सॉफ्ट रॉक्स तो घिसकर उड़ जाती हैं। रिजल्ट सिर्फ एक हार्ड रॉक का पिलर बच जाता है जिसकी वॉल्स बहुत स्टीप होती हैं और टॉप राउंड होता है
ऑस्ट्रेलिया का फेमस एयर्स रॉक इसका परफेक्टली क्लासिक एग्जाम्पल है। और अगर हम अपने देश की बात करें तो साउथ इंडिया के डेक्कन प्लेटो में, स्पेशली कर्नाटका और तमिलनाडु के एरियाज में ऐसे इंसिलबर्ग स्पॉट करना काफ़ी कॉमन है। लेट्स लुक एट अनदर हाईली टेस्टेड कंपैरिजन, मेसा और ब्यूट। अगर किसी ने हॉलीवुड मूवीज में अमेरिका की मॉन्यूमेंट वैली देखी है तो वहाँ की सीनरी इन्हीं स्ट्रक्चर से भरी है। लेफ्ट में देखिए, ये मेसा है। मेसा एक काफ़ी चौड़ी फ्लैट टॉप्ड रेमनेंट हिल होती है, लेकिन इरोजन कभी रुकता नहीं है। जब इस मेसा का फर्दर इरोजन होता है और किनारों से कटाव लगातार बढ़ता रहता है तो ये श्रिंक होकर एक नैरो पिलर जैसी हिल बन जाती है, जिसे ब्यूट कहते हैं। सो टेक्निकली अ ब्यूट इज सिंपली अ हाईली इरोडेड मेसा। डेजर्ट्स में सरफेस हमेशा सिर्फ रेतीली नहीं होती। जब विंड लगातार चलती है तो वो सारी फाइन सैंड को अपने साथ उड़ा ले जाती है। उसके बाद जो बिल्कुल नंगी, बैरन, रॉकी डेजर्ट सरफेस बचती है, उसे हमादा कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेग या सेरीर एक ऐसी सरफेस है जहां जमीन पर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर यानी पेबल्स बचे रहते हैं। ये पेबल्स एक दूसरे के साथ जुड़कर एक आर्मर्ड सरफेस या डेजर्ट पेवमेंट बना लेते हैं। ये एक नेचुरल सुरक्षा कवच की तरह काम करता है जो नीचे की मिट्टी को फर्दर उड़ने से रोक देता है। मूविंग इनटू द सेकेंड एक्ट ऑफ आवर एक्सप्लेनर, सेक्शन 4, सैंड ड्यून्स या बालू का स्तूप। आप विंड के मूर्तिकार होने का एक नया रूप देखते हैं, जो है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। ये एक तरह से नेचर का कैनवस है। जब हवा की स्पीड कम होती है या उसके रास्ते में कोई रुकावट, कोई बैरियर आता है तो उसकी एनर्जी ड्रॉप हो जाती है। एनर्जी ड्रॉप होते ही वो अपने साथ लाई सैंड को वहीं डिपॉजिट करने लगती है और बन जाते हैं सैंड ड्यून्स। इनकी मैकेनिक्स समझना बहुत लॉजिकल है। डून का वो हिस्सा जहां से हवा टकराती है, यानी विंडवर्ड स्लोप, वो काफी जेंटल होता है। हवा इस स्लोप से रेत को ऊपर धकेलती है, लेकिन टॉप पर पहुंचते ही रेत दूसरी तरफ गिर जाती है। इसलिए पीछे का लीवर्ड स्लोप काफी स्टीप और खड़ा होता है। इसी पुश एंड फॉल मैकेनिज्म की वजह से ड्यून्स धीरे धीरे हवा की डायरेक्शन में आगे शिफ्ट होते रहते हैं। यहाँ एक छोटा सा लिंग्विस्टिक फैक्ट है जो एग्जाम में चीजों को रिकॉल करने में लिटरली गेम चेंजर साबित हो सकता है। सेफ एक अरेबिक वर्ड है जिसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है तलवार या स्वॉर्ड। तो जब हम सेफ दूने सुने तो एक लंबा पतला शार्प स्वॉर्ड जैसा शेप तुरंत दिमाग में आना चाहिए। And this brilliantly illustrates what we are going to cover next. Section 5, Sand Dune Types की टेबल। इस मास्टर टेबल को समझना और रिटेन करना एक हाई यील्ड स्ट्रैटेजी है। चलिए एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले बरखान। ये सबसे पहचाने जाने वाले क्रेसेंट या आधे चांद के आकार के ड्यून्स हैं। इनके जो हॉर्न्स या किनारे होते हैं वो हवा की दिशा में आगे की तरफ पॉइंट करते हैं। फिर आता है वही सेफ ड्यून। सोचिए, अगर हवा की डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो जाए तो बरखान का एक हॉर्न लंबा खिंचकर स्वॉर्ड जैसा बन जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स ड्यून्स, जो बिल्कुल विंड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्रीज पर बनते हैं। फिर लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, जो हवा की दिशा की बिल्कुल पैरेलल लंबी रिजेस की तरह होते हैं। इसके बाद आते हैं स्टार ड्यून्स। ये मल्टी डायरेक्शनल विंड से बनते हैं और ये लगभग 300 मीटर्स तक ऊंचे हो सकते हैं। इमेजिन दैट स्केल। और आखिर में पैराबोलिक ड्यून्स। ये बरखान के बिल्कुल रिवर्स होते हैं। इनमें वेजिटेशन उगने लगती है जो इनके किनारों को पकड़ लेती है, इसलिए इनके हॉर्न्स हवा की आने वाली दिशा की तरफ पॉइंट करते हैं। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के फाइनल सेक्शन पर। सेक्शन 6, लोएस और डस्ट स्टॉर्म्स। देखिए, विंड सिर्फ भारी सैंड को ही आसपास मूव नहीं करती, बल्कि फाइन डस्ट पार्टिकल्स को तो हजारों किलोमीटर दूर तक उड़ाकर ले जा सकती है। लोएस एग्जैक्टली यही है, विंड द्वारा उड़ाकर लाई गई फाइन येलो ब्राउन डस्ट का मैसिव डिपॉजिट। एग्रीकल्चर के हिसाब से अगर देखें तो ये एक्सट्रीमली फर्टाइल होती है। नॉर्दर्न चाइना में इस येलो सॉइल की लेयर्स 100 से 300 मीटर्स तक मोटी हैं, जो वहाँ की खेती के लिए आधार हैं। अगर अपने देश इंडिया का मैप माइंड में लाएं तो राजस्थान के डेजर्ट्स की फाइन डस्ट उड़कर पंजाब और आसपास के प्लेन्स में डिपॉजिट होती है, जो कि बेसिकली इस लोएस सिस्टम का ही एक लोकल इक्विवेलेंट है। फाइनली बात करते हैं विंड की सबसे एक्सट्रीम और पोटेंशियली डेंजरस पावर की, डस्ट स्टॉर्म्स। अफ्रीका और अरेबिया के डेजर्ट्स में जब डस्ट और सैंड की एक मैसिव डरावनी वॉल आगे बढ़ती है तो लोकल लोग उसे हबूब कहते हैं। ये स्टॉर्म्स पूरे टाउन्स को ढक लेते हैं। अपने यहाँ इंडिया में स्पेशली समर्स के टाइम पर राजस्थान और नॉर्थ इंडिया में जो भयानक तूफान आते हैं उन्हें आंधड़ कहा जाता है। इन कंडीशंस में विजिबिलिटी लिटरली 0 हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है और एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को हेवी डैमेज झेलना पड़ता है।
तो इन तमाम लैंडफॉर्म्स और विंड की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को इतने करीब से एनालाइज करने के बाद दिमाग में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आता है। एक तरफ इस विंड की ऐसी चिजल जैसी पावर है जो हार्ड ग्रेनाइट को तराश कर इंसिलबर्ग खड़ा कर देती है, और दूसरी तरफ यही विंड रेत को इतनी फाइनली डिपॉजिट करती है कि 300 मीटर्स ऊंचे स्टार ड्यून्स बन जाते हैं। इस कभी ना रुकने वाले इरोजन और डेपोजिशन की साइकिल को देखते हुए क्या ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि जिन डेजर्ट्स को हम हमेशा डेड, शांत और बंजर समझते आए हैं, वो असल में इस अर्थ के सबसे जिंदा और डायनामिक लैंडस्केप्स हैं? थिंक अबाउट इट। इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखिए, रिवीजन करते रहिए और ज्योग्राफी की इस अमेजिंग साइंस को अपने एग्जाम्स के लिए अपना सबसे बड़ा एडवांटेज बनाइए।